राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल तथ्य के साथ है, फैक्ट्स के साथ है। जैसे विधानसभा 89 में हम बात करते हैं, जब वो वोट बन रहे थे तो आपके बेल का भांग खा के कहीं सो रहे थे, कहीं देख लेते जाकर के भैया गलत वोट क्यों बन रहे हैं, एक घर में 20 वोट क्यों बन गए, कि 25,000 वोट डिलीट कर दिए गए और 42,000 वोट नए बना दिए गए। आपकी पार्टी का अगर जिलाध्यक्ष ही नहीं है, हाँ। आपकी पार्टी अपना संगठन बना नहीं पा रही, आपकी पार्टी के पास BLA है नहीं, ठीक रहा फोड़ दो सारा चुनाव आयोग पर। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, संगठन आप अपना बना नहीं पाओ, ठीक रहा सारा फोड़ दो चुनाव आयोग पर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि धर्म के आधार पर आपने डाला है, उसके अंदर दावा किया, आपने इस पिटीशन के अंदर डाला कि 25,000 वोट हमारे कट गए। देखिए ऐसा है, ज्ञानेश कुमार जी ये कहते हैं कि जो लोग बेसहारा हैं, जो पटरियों पे सोते हैं, जिनके पास अपनी छत नहीं होती, उनकी भी वोट बना दी जाती है, क्योंकि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा। राजनीतिक लोग, मतलब आपकी पार्टी के नेता पर FIR हो जाए वोट चोरी की तो वो कोई बात नहीं। FIR क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। लगभग 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए आपकी पार्टी के लोग केवल देखिए मार रहे हैं वोट चोरी का, वो 2014 से बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। मैं वही कह रहा हूँ, वो मुकदमा जो किया, वो मुकदमा आपकी पार्टी की सरकार थी जब हुआ। नहीं, देखिए हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब हुआ। मेरी बात समझिए, जब देश का चुनाव हो रहा है तो मोदी लहर चल रही है जी, क्या करें साहब, कोई मान नहीं रहा जी। जब लोकल चुनाव चल रहा है तो लोकल चुनाव में साहब लोकल मुद्दे हैं, मान नहीं रहा। और जब स्टेट के चुनाव होंगे तो सर ये दीपेंद्र हुड्डा का कैंडिडेट था, यहाँ शैलजा जी मदद नहीं कर रही थी, यहाँ शैलजा का कैंडिडेट था, यहाँ हुड्डा जी मदद नहीं कर रहे थे। बीजेपी का एक नैरेटिव है, समझिए आप, मीडिया को वो नैरेटिव दे दिया जाता है कि आपने देश के अंदर क्या सेंटिमेंट चलाना है, फिर आपने प्रदेश में क्या सेंटिमेंट चलाना है, फिर कांग्रेस को बांटने के लिए क्या सेंटिमेंट चलाना है। नहीं, इधर फरीदाबाद की बात थी तो लखन सिंगला के बेटे भी चाह रहे थे कि जिलाध्यक्ष बने। आपका सवाल क्या है इसमें? टिकट भी आपको चाहिए, पद भी आपको चाहिए, जिलाध्यक्ष भी आप बनेंगे और आप फिर कहेंगे कि लोगों के लिए, दूसरी पार्टी के लिए एक चेहरा बन जाता है। आप मुझे बताओ, भरे चुनाव के अंदर कुमारी शैलजा की FIR तक हुई, इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं, देखिए और निश्चित रूप से लखन कुमार सिंगला जी को आज 35 वर्ष हो गए कांग्रेस में और राजनीति करते करते। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुए 13 महीने हो गए हैं। 13 महीने का खाका लेकर के जहाँ नायब सिंह सैनी सरकार जो है, हरियाणा गवर्नमेंट जनता के बीच लगातार जा रही है, अपने मुद्दे बता रही है, किस प्रकार से काम किया। वहीं विपक्ष के पास एक नैरेटिव है वोट चोरी का। चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे कर्नाटक हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस राज्य की सभी समस्याओं को, राज्यों की सभी बातों को भूल करके केवल वोट चोरी पर आ चुकी है। हमारा प्रयास है, क्योंकि एक साल हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, 13 महीने मैंने बताया आपको हो चुके हैं, एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं उस प्रयास के तहत कि जिसमें हरियाणा की जनता को खासकर ये बताएं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन सा काम हुआ और उसकी जो जवाबदेही है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की और उसके बाद उन लोगों की जो विधानसभा चुनाव में खासकर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, क्योंकि चुनाव के अंदर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का था। शुरुआत कर रहा हूं हरियाणा के अंतिम वाला छोर यानी कि फरीदाबाद 89 से। फरीदाबाद 89 से कांग्रेस के कैंडिडेट थे लखन सिंगला। हालांकि मेरे साथ आज लखन सिंगला नहीं है, लखन सिंगला जी के सुपुत्र हैं नितिन सिंगला। लखन सिंगला का चुनाव के अंदर अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम काम नितिन सिंगला देखते रहे हैं। बिल्कुल, जो आपके पिताजी के सवाल थे वो सारे आपसे करेंगे आज हम। ठीक है। नितिन सिंगला कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और यूथ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर अगर खासकर कोई इवेंट होता है कांग्रेस का, इवेंट मैंने इसलिए कहा कि आजकल सभी कार्यक्रम इवेंट ही बन चुके हैं, कोई भी आयोजन हो तो आपको नितिन सिंगला दिखाई पड़ते हैं। इसलिए फरीदाबाद विधानसभा 89 की बात करेंगे आपसे, बिल्कुल, आपसे हरियाणा की बात करेंगे कि आप हरियाणा के प्रवक्ता भी हैं, बिल्कुल, आप युवा हैं, आपसे यूथ की बात भी करेंगे, बिल्कुल, और आपसे बात करेंगे कि 13 महीने में क्या सरकार ने किया और क्या आपको करना चाहिए था वो आपने किया या नहीं किया। बिल्कुल। सबसे पहले तो पहला सवाल आपसे यही कि 13 महीने में आपकी जो जवाबदेही आपके फादर साहब की आपकी होनी चाहिए थी फरीदाबाद 89 की जनता के लिए। आप विधानसभा चुनाव लड़े जी, चुनाव के अंदर सिक्के के दो पहलू हैं, जीत और हार। बिल्कुल, आपके पास हार आई, बिल्कुल, वो जीते। जो जवाबदेही जीतने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही कर्तव्य हारने वालों का भी है कि जनता के मुद्दे उठाते रहे। क्या किया 13 महीने में आपने? देखिए, सबसे पहले तो पिछले साल अक्टूबर में जब चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में
कुछ महीनों तक तो जो बीजेपी के उम्मीदवार पूरे प्रदेश में जीते या प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनका एक हनीमून पीरियड चल रहा था और वो जनता के बीच में अपने स्वागत समारोह में सभी उम्मीदवार व्यस्त थे जी। तो जनता के बीच में भी जनता ने भी व्यक्तिगत रूप से सोचा कि भाई अभी तो इनको स्वागत हो रहे हैं, अभी तो इनके जगह जगह वेलकम हो रहे हैं, अभी इनको ये जो जीत मिली है कुछ महीनों तक, तो इस जीत का इनको अभी काम के लिए इनको बाद में कहेंगे, पहले इनको इस जीत का इसका श्रेय इनको देते रहें। तो लगभग 1 साल जो है, उस 1 साल के अंदर तो भाजपा के उम्मीदवार हों या भाजपा की सरकार हो प्रदेश की, वो अपने हनीमून पीरियड पे थी। और पिछले 1 वर्ष के अंदर अगर उनकी जिम्मेवारी की बात करें तो उन्होंने अभी उस 1 वर्ष के अंदर पूरे भाजपा की हरियाणा की सरकार ने किसी भी विधानसभा में कोई कार्य नहीं करा। मतलब फील गुड मूड में है बीबी के हनीमून मूड से बाहर निकल चुके हैं? नहीं, अभी भी हनीमून पीरियड में ही है अभी भी, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव का रिजल्ट आया तो व्यक्तिगत रूप से सभी उम्मीदवारों का ये मानना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो है देश में आगे बढ़ रही है, तो काम करो ना करो एक सेंटिमेंट के साथ और एक नरेशन के साथ चलोगे तो उस नरेशन से चुनाव जीतते रहो। आपके वाले मंत्री तो बिहार में गए हुए थे? हाँ बिल्कुल, हमारे फरीदाबाद से राजेश नागर जी भी गए हुए थे, कृष्णपाल जी भी गए हुए थे, विपुल गोयल भी गए हुए थे और हमारे यहाँ से और कांग्रेस के लीडरान भी गए हुए थे अपनी पार्टी के लिए। कांग्रेस के लीडर भी गए थे? हाँ, कांग्रेस के भी गए थे। किसी की एक्टिविटी दिखाई नहीं थी? देखिए कांग्रेस, सोशल मीडिया पे आप सब कुछ डाल दिया करते हो, किसी ने बिहार का तो मैंने देखा ही नहीं किसी ने डाला हो। नहीं, कांग्रेस के लीडरान गए थे, जैसी जिम्मेवारी जिसकी लगी थी, किसी की एससी कम्युनिटी की तरफ से लगी थी मंडल की तरफ से, किसी की ओबीसी मंडल से, एससी के मंडल जो हमारे बने हुए हैं, एससी की कमीशन जो बने हुए हैं हमारे, यानी कि एससी विंग है आपकी? हाँ, हमारी एससी विंग है। मंडल तो बीजेपी के हैं? नहीं, हम लोग उसको बीजेपी ने कॉपी पेस्ट किया है। बेसिकली संस्थाओं के नाम शुरू से इसी तरीके से होते थे। हमारा जो एससी का मंडल है, जहां तक मुझे पता है कांग्रेस का एक व्यापार मंडल होता है, बाकी प्रकोष्ठ हैं सारे। नहीं, प्रकोष्ठ के अंदर हमारा, उसको आप प्रकोष्ठ कह लीजिए, मंडल कह लीजिए, उसमें कोई नाम में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी ओबीसी की विंग है, एससी की विंग है, युवा की विंग है, महिला की विंग। मतलब आपके मंडल बीजेपी ने चोरी कर लिया था, वापस ले आए उनको, आप मंडल अपना उसी में है वो। चलिए। और बिहार चुनाव में भी गए थे। तो बेसिकली अभी जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, तो हम लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर 6 महीने तो जनता को दिए कि जनता इनसे काम के लिए कहे। ठीक है, 6 महीने तक जनता ने इनसे काम के लिए बोला गया। अभी 1 साल का रिपोर्ट कार्ड तो नील है, और उस 1 साल के जब रिपोर्ट कार्ड के नील हो गए तो किसी के पास भी किसी भी विधानसभा में, खाली एक पर्टिकुलर 89 में नहीं, किसी भी विधानसभा में किसी भी चुने हुए विधायक के पास में, सरकार के अंदर जो है उनके पास में करने के लिए कोई कार्य नहीं दिखाई दिया। उन्होंने ना कोई कार्य किए। अब वो कहते हैं कि अब हम लोग अपने हनीमून पीरियड से बाहर आ रहे हैं तो हम आगे काम करेंगे। तो विपक्ष ने जो है मुख्य रूप से, देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल के अंदर जितना समय लगा पार्टी को अपने विश्लेषण को करने में कि किस तरीके से हार रही, उसके अंदर जो मुख्य रूप से वोट चोरी का निकल के आया। 6 महीने तक तो हम लोगों की रिपोर्ट एंड एनालिसिस चलते रहे कि किस तरीके से वोटों की चोरी करी गई, जिसका हर विधानसभा का डेटा है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में फरीदाबाद 89 की बात करता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल तथ्य के साथ है, फैक्ट्स के साथ है। जैसे विधानसभा 89 में हम बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक बहुत ही गलत तरीके की एक प्रणाली चलाई हुई है। उसके अंदर सबसे पहले तो पहली डिमांड जो राहुल जी की थी वो ये थी कि हमें सॉफ्ट कॉपी में डेटा दिया जाए विद फोटो के साथ में, हमें सारी की सारी वोटर लिस्ट दी जाए, ऑनलाइन अपलोड की जाए, लेकिन वो आज तक नहीं की गई। वो विदाउट फोटो अपलोडेड है, वो डेटा आज तक मिला ही नहीं है। दूसरी बात, जब हम लोगों ने उसका सर्वे किया, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे उनके पास एक वोटर लिस्ट का पूरा सेट था, फिजिकल डेटा जब चेक कराया गया तो इस विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे 2988 मकान ऐसे हैं जिसमें एक मकान में 20 से ज्यादा वोट दिखाई हुई हैं। मुझे एक बात बताओ नितिन जी, आप जी फरीदाबाद 89 का मुझे लगता है पूरा दायित्व आपके पास था? हाँ, मैं इलेक्शन इंचार्ज था। इलेक्शन इंचार्ज भी थे जी। आपके कितने बूथ हैं टोटल? 249। 249 आपके बीएलए भी थे? हाँ बिल्कुल थे। क्या आपके बूथों के जो एजेंट थे या आपके जो बीएलए थे जिस टाइम वो वोट बन रहे होंगे, क्योंकि एक प्रोसेस है जी वोट बनने का जी, जब वो वोट बन रहे थे तो आपके बीएलए का भांग खा के कहीं सो रहे थे, कहीं देख लेते जाकर के भैया गलत वोट क्यों बन रहे हैं, एक घर में 20 वोट क्यों बन गए, इनको मैं कटवा लूं जा करके, कहीं फॉर्म 6 लगाते, कहीं फॉर्म 7 लगाते, कहीं और अमेंडमेंट करते, कहीं शिकायत करते कम से कम? मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात जी। देखिए 2024 में 2 चुनाव इकट्ठे हुए, पहले लोकसभा का फिर विधानसभा का। दोनों चुनाव आपने लड़े? दोनों चुनाव 89 के हमने लड़े, दोनों चुनाव हम उससे संतुष्ट हैं उस बात से। लेकिन दोनों चुनाव के अंदर वोट का डिफरेंस पाया गया 37,000 वोटों का। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, मतलब
लोकसभा चुनाव में कितने वोट थे फरीदाबाद 89 में? 37,000 वोट का डिफरेंस पाया गया। टोटल 37,000 वोट बढ़ गए या घट गए? नहीं, 37,000 वोट डिफरेंस इन सेंस कि 25,000 वोट डिलीट कर दिए गए और 42,000 वोट नए बना दिए गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। तो जो 17,000 वोट एक्स्ट्रा बनाए गए वो पहली बात तो वाइबल वोट नहीं थे। अब आपने कहा कि हमारे बीएलए क्या भांग खा के बड़े थे। देखिए, लोकसभा के चुनाव तक सब कुछ ठीक था जी, ठीक है। लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद में हमारे बीएलएस के द्वारा लगातार डीसी फरीदाबाद, जो कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके पास में 4 एप्लीकेशंस की कॉपी है, मैं आपके ऑफिस में सबमिट कर दूंगा कि हमें लेटेस्ट वोटर लिस्ट दी जाए। ठीक है, जब हमें वोटर डेटा मिलेगा तभी तो वेरीफाई होंगी। ठीक है, वोटर लिस्ट तो आपको मिली होंगी जब आपको टिकट मिला पार्टी का। पहली बात, चलो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष तो कोई थे नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। वोटर लिस्ट किस दिन मिली? किस दिन मिली? इलेक्शन की वोट पड़ने से 14 दिन पहले हमें वोटर लिस्ट दी जा रही है। 14 दिन पहले हमें टिकट मैं ये देखता हूं कि जब भी पार्टियों की इलेक्शन कमीशन मीटिंग करता है, हाँ, टाइम पे मीटिंग होती है, हाँ, टाइम पे बीएलए की मीटिंग होती है, हाँ, आपकी पार्टी का अगर जिलाध्यक्ष ही नहीं है, हाँ, आपकी पार्टी अपना संगठन बना नहीं पा रही, आपकी पार्टी के पास बीएलए है नहीं, ठीक रहा फोड़ दो सारा चुनाव आयोग पर। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, संगठन आप अपना बना नहीं पाओ, ठीक रहा सारा फोड़ दो चुनाव आयोग पर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास, हमारे पास जिलाध्यक्ष नहीं था, ठीक है, हमने जिलाध्यक्ष ना होने के बावजूद भी उम्मीदवार होने के नाते लगातार वोटर लिस्ट मांगी। अब हम लोकसभा की वोटर लिस्ट को अपना बेस मान रहे हैं कि हमारी इलेक्शन का बेस है, ठीक है सर, हम उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हमें इलेक्शन पढ़ने से, नॉमिनेशन भरने के भी 5 दिन बाद एक फाइनल पब्लिकेशन कॉपी मिलती है, ठीक है, ये और कहा जाता है कि ये फाइनल पब्लिकेशन कॉपी, ठीक है। तो क्या आप ये कहेंगे कि उस समय पे जो 11 दिन वोट के अंदर पड़े हैं, उन 11 दिन के अंदर क्या वो हर घर में दोबारा सर्वे हो सकता है बीएलएस द्वारा? नितिन जी, कब पता चला कि 25,000 वोट डिलीट हो गए? इलेक्शन के बाद। और 17,000 इलेक्शन के बाद आपने एक पिटीशन डाल रखी है। बिल्कुल, पिटीशन डाली हुई है आपने, और डाली हुई है कि वो, जहां तक मुझे पता है कि धर्म के आधार पर आपने डाला है, उसके अंदर दावा किया। आपने इस पिटीशन के अंदर डाला कि 25,000 वोट हमारे कट गए। देखिए ऐसा है, 17,000 वोट नए जुड़ गए। देखिए ऐसा है कि इलेक्शन पिटीशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं एज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता कि पूरे प्रदेश के अंदर वो सिर्फ एक पिटीशन नहीं है, ऐसी 17 पिटीशंस दायर है। ठीक है, बिल्कुल, चाहे वो होडल हो, मैं लगातार कहता रहा हूँ, पर हरियाणा में आज तक कभी नहीं हुआ जितनी पिटीशन अब की बार डली है। चाहे वो होडल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो बड़कल हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो ऊंचा जो उचाना की भी है, भाजपा वालों ने भी डाली है, कुछ सुभाष सुधा ने डाली हुई है, काफी लोगों ने डाली है। और पिटीशन, एक हाई कोर्ट जो है वो न्याय का मंदिर है, वो खाली कांग्रेस और बीजेपी के कांग्रेस के अकेला नहीं है, सभी के लिए। तो बीजेपी के लोगों ने भी डाली हुई है, सबके अपने अपने अलग अलग ग्राउंड्स हैं। जब ये वोट चोरी का मुद्दा हमें पता लगा, हमें उसमें 6 महीने लगे सर्वे डोर टू डोर कराने में। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपको पता लग गया कि 25,000 वोट डिलीट हो गए जी, ये आप बता रहे हो पता लगा 6 महीने बाद। एग्जैक्टली। इलेक्शन पिटीशन आपकी डली है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जो आपने धर्म के नाम पर आधार पर जो इलेक्शन पिटीशन डाली है, ये आपकी डली है इलेक्शन के लगभग 7 महीने बीतने के बाद। नहीं, आपकी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। इलेक्शन पिटीशन सबसे पहले हम लोग करण दलाल जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहले तो आपने लगाई कि ईवीएम की जांच कराओ। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर स्टार्ट कैसे हुआ। प्रोसीजर स्टार्ट ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कानून ये कहता है कि आप पर्टिकुलर मशीन्स के एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इतनी मशीन्स की आप फीस डिपॉजिट करा 5 मशीनों करा सकते हैं, और उनकी वीवीपैट मशीन आप जो है आपको आपके सामने रिकाउंट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हमने इलेक्शन इमीडिएट होने के बाद में 5 ईवीएम मशीन चूज करी, हमने उसकी एप्लीकेशन लगाई, उसकी फीस लगाई जो लाखों रुपए में फीस है, वो हमने सबमिट करी अपने आरओ को। उसके बाद हम वेट करते रहे 3 महीने तक, 4 महीने तक कि हमें बुलाया जाएगा और उसकी काउंटिंग करवाई जाएगी। उतने में हम लोगों ने हाई कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में केस डाला तो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जवाब मिलता है हमें कि जी आपका केस तो कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक आपका केस कोर्ट से फैसला नहीं होगा जब तक हम आपकी वीवीपैट की काउंटिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है। जबकि कानून ऐसा नहीं कहता। इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो उसका अपना दोनों पैरेलल चलते हैं, उसको अपने कानून का पालन करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का बहाना लेके उन मशीनों की गिनती नहीं कराई गई। ठीक है। अब बात रही जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब वो कोर्ट मशीन्स की काउंटिंग ही हमारे सामने नहीं हुई दोबारा, तो हम उस किस ग्राउंड पे कोर्ट में जाते? अगर उनमें कमी पाई जाएगी जब भी तो जा पाएंगे ना। बेसलेस चीज से हाई कोर्ट नहीं सबमिट मानता किसी चीज को। बिल्कुल। तो दूसरा ग्राउंड था धर्म के आधार पे, वो यहाँ हो, पलवल हो, और भी कई विधानसभाओं में। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखिए वो कोर्ट के अंदर एक मामला पेंडिंग है, तो उस पर ज्यादा तो मेरा तो सिर्फ ये जानना था कि वोट चोरी आपको पता लग गया,
वोट चोरी हमें लेट पता लगा। 25,000 वोट चोरी हो गए। हाँ। ये आपको पता लगा? डिलीट का मतलब चोरी, यही कहेंगे ना। हाँ। और 17,000 रुपए, 17,000 वोट 3 महीने में, उसको आप चोरी कहोगे, डाका कहोगे, मुझे पता नहीं कि 17,000 वोट नहीं बन गए। कोई पता नहीं किसके वोट बने, किसके बने। जैसे राहुल जी भी कहते हैं लगातार कि ब्राजील की मॉडल का वोट बन गया। मैं आपको राई के अंदर, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे फरीदाबाद विधानसभा 89 के अंदर 0 एड्रेस, 0 मतलब बीएलओ भी उसको ढूंढने जाएगा, या हमारा बीएलए जाएगा, या सरकार उसकी पर्ची देने जाएगी, या सर्वे करने जाएंगे, तो 0 एड्रेस लिखा है। सिर्फ 0 एड्रेस की 1375 वोट है। अब आप बताइए 0 एड्रेस को कौन ढूंढेगा? ज्ञानेश कुमार जी ये कहते हैं कि जो लोग बेसहारा हैं, जो पटरियों पे सोते हैं, जिनके पास अपनी छत नहीं होती, उनकी भी वोट बना दी जाती है, क्योंकि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप किराएदार हैं, किसी मकान के रेजिडेंट हैं, आपके पास में एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तब आपकी वोट बनती है उस मकान के एड्रेस पे। आप सड़क चलते आदमी का वोट ऐसे नहीं बना सकते कि रहा पटरी पे सोने वाला और जिसके पास छत नहीं है, जो मूव कर रहा है इधर से उधर, दूसरी एक सिटी से दूसरी सिटी, उसका वोट नहीं बन सकता। ऐसी 1375 वोट है। उसके बाद में डॉट, सिर्फ डॉट एड्रेस है, ऐसी 375 वोट है। 2900 कुछ मकान ऐसे हैं जिनमें 20 से ज्यादा वोट है। हमारी विधानसभा पूरी सेक्टर की विधानसभा है। एक घर में 5 से ज्यादा सदस्य नहीं रहते। कोई गांव धक्कड़ है नहीं इतने लंबे चौड़े कि जिसके अंदर एक घर में 100 लोग रह रहे हो, तो कहां से आए ये मकान? तो अभी इस ग्राउंड पे, वोट चोरी वाले ग्राउंड पे भी हम लोग फ्यूचर में हाई कोर्ट में मूव करेंगे, जिसके ऊपर फाइनल हमारा कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट चल रहा है, जो तथ्य के साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना के उसमें जाएंगे। चलिए, एक इस वोट चोरी पे एक आखिरी बात आपसे और कर रहा हूं जी। आपकी पार्टी लगातार पूरे हरियाणा में, लास्ट दिन, पिछले दिन में आपने प्रदर्शन किया फरीदाबाद के अंदर भी, पलवल में भी हुआ, बिल्कुल। बिहार के अंदर, अभी आपने बिहार की बात भी की थी जी। वोट बचाओ यात्रा निकाली राहुल वोट गांधी, अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी ने जी। उस वोट अधिकार यात्रा के बाद में आप इसे तो कम से कम मानेंगे कि आपको जो आपका नैरेटिव आप बनाना चाह रहे हैं वोट चोरी का, राहुल गांधी, आप कांग्रेस के लोग, जनता के कितना दिल दिमाग में बैठ रहा है कि आप 19 से 9 पे आ गए वहां पर, और 6 पे आ गए। 6 विधानसभा सीटों, आपके पास 19 एमएलए थे, उसमें से अब 13 और घट गए, 6 ही बचे। जितना आपने वोट चोरी का हल्ला मचाया था, उतना लोगों ने उल्टा आपको आईना दिखाया कि आप केवल नैरेटिव सेट मत कीजिए, कुछ करके दिखाइए। देखिए, बिहार चुनाव के ऊपर भी जल्द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक रिपोर्ट, जिसमें समय लगेगा, जैसे हरियाणा के ऊपर एच फाइल्स आई थी, चाहे उसमें साल लग गया, 1 साल लग गया, 1 साल लग गया, क्योंकि समय लगता है। आप बिना तथ्य के कुछ भी कहीं भी बैठ के बोल दीजिए, आपके मीडिया हाउस में हम कुछ भी बोल दें, उसका कोई वजन नहीं है बात का। सर्वे चल रहा है, मैं आपको वचन दे रहा हूँ इसी मीडिया हाउस में बैठ के आपके, कि जिस दिन उसकी रिपोर्ट राहुल जी सबमिट करेंगे, मैं आपके ऑफिस में बिहार की रिपोर्ट के लेके आऊंगा और बताऊंगा कि कितना हमारे वोट अधिकार का फायदा हुआ और कितना हमारा वोट चोरी का फायदा हुआ। चलिए, एक क्वेश्चन और करता हूँ आपसे जी। ये वोट चोरी की बात आपने अभी शुरू की है जी। आपके कांग्रेस के जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ के, उन पर वोट चोरी का केस चल रहा है, बाकायदा कोर्ट में केस है जी, और उनको आपने फिर मान लीजिए कि पहरेदार बनाकर बैठा दिया। नहीं, देखिए, उनके फादर ने, ऐसा हमारे संज्ञान में आया था कि उनके फादर के ऊपर कुछ लोगों ने केस डाला हुआ है। देखिए, केस डालना, प्रदेश अध्यक्ष पर खुद पर भी है, नहीं कोई बात नहीं। देखिए, केस डालना ऐसा होता है संजय जी कि आज कोई भी, जैसे कृष्णपाल जी ने पीछे कहा था, जब धनेश अदलखा जी पे मुकदमा हुआ था, तो मीडिया के सामने ही कहा था, लाओ एक FIR ही तो करानी है, मैं अभी ऑनलाइन बैठे बैठे करा देता हूँ। तो एक पिटीशन या केस डालना किसी के ऊपर, जब तक कोई आदमी, आप देखिए ना, कितने ही देश के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे राजनीतिक लोग हैं, मतलब आपकी पार्टी के नेता पर FIR हो जाए वोट चोरी की, तो वो कोई बात नहीं। FIR क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। लगभग 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए, आपकी पार्टी के लोग केवल देखिए मार रहे हैं वोट चोरी का, वो 2014 से बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। मैं वही कह रहा हूँ, वो मुकदमा जो किया, वो मुकदमा आपकी पार्टी की सरकार थी जब हुआ। नहीं, देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब हुआ। मेरी बात समझिए, अगर उस केस, वो गृह राज्य मंत्री थे जब केस हुआ। अगर कोई केस में तथ्य है, अगर कोई केस में तथ्य है, तो हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, चाहे वो हमारा केस है चाहे उनका केस है। लेकिन मैं वही बात पे आऊंगा, किसी पे FIR करना है या किसी पे केस करना है का मतलब ये नहीं है कि वो मुलजिम है। मतलब FIR करना आसान है, FIR करना आसान है, कोर्ट का फैसला। जो राहुल गांधी या आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो मुश्किल है। नहीं, हम जो आरोप लगा रहे हैं, हम भी तथ्य के साथ लगा रहे हैं, और कोर्ट फैसला करेगा हमारे भी फैसले का। चलिए, हम इस पे अब आते हैं वापस फरीदाबाद। बिल्कुल, आपके फरीदाबाद 89 में आपसे बात फरीदाबाद की करूंगा, क्योंकि अभी आप यूथ हैं, आगे आपने राजनीति करनी है जी, और एनर्जेटिक हैं, अभी जी, कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं अच्छे से। जी जी जी। आपके चुनाव पहले लोकसभा के हुए, बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव में जो आपके कैंडिडेट थे, वो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल निष्क्रिय हो गए।
महेंद्र प्रताप जी। जी। उसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए, वो उसमें निष्क्रिय हो गए। उसके बाद अभी आपका जो वोट चोरी का अभियान चला, वो उसमें निष्क्रिय हो गए। उसके बाद में उनका, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद में उनका अता पता नहीं कि वो क्यों शांत हो गए। मुझे पता नहीं उनके हेल्थ इश्यूज हैं या क्या हो सकता है, मुझे पता नहीं, एज फैक्टर है। देखिए उसमें आपका कार्यकर्ता चुनाव लड़ते ही, जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक वो टांग खींचता है अपनी आपस में एक दूसरे की, आपकी खुद ही। चुनाव लड़ने के बाद में वो वापस बैरक में चले जाते हैं, जैसे होते हैं ना फौजी कि आज यहाँ लड़ाई हुई और उसके बाद में अपने बैरक में आ गए। उसके बाद पता नहीं, राहुल जी कहते हैं कि कब्जा हो जाता है बाद में हमारे चीन के बॉर्डर पर। तो कहीं वही सब तो नहीं चल रहा आपकी पार्टी में? देखिए इसमें आपने दो बातें अलग अलग कही जी। एक आपने बात करी उम्मीदवार की महेंद्र प्रताप जी, एक आपने करी कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता अलग चीज है, महेंद्र प्रताप की अलग चीज। चलिए अब बात करते हैं, आप पहले कैंडिडेट्स की लेते हैं, नेताओं की लेते हैं। पहले कैंडिडेट की बात करते हैं। आपने कहा नेताओं की, वहाँ कि भाई वो चुनाव में के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा में नहीं दिखाई दिए, फिर नगर निगम में नहीं दिखाई दिए, फिर वोट चोरी में। देखिए निश्चित रूप से ये बात कहीं कुछ हद तक तो ठीक है कि हाँ उनकी एक्टिविटी लोकसभा के चुनाव के बाद में कम हुई है। मैं उस बात से सहमत हूँ आपकी से, उनकी प्रेजेंस कम हुई है, वो दिखना कम लगे हैं। लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जो है वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ बना हुआ है और पूर्ण रूप से वो पहले भी, मैं वही कह रहा हूँ, लोकसभा वाले कैंडिडेट थे, विधानसभा में सक्रिय नहीं। मैं और भी जोड़ता हूँ साथ में, जो आपके विधानसभाओं के कैंडिडेट थे वो नगर निगम में कहीं सक्रिय नहीं थे। नहीं ऐसा नहीं, रिजल्ट मिल गया आपको केवल एक पार्षद बस सिर्फ। नहीं देखिए विधानसभा के अंदर जो उम्मीदवार थे हमारे, जैसे 6 उम्मीदवार थे। पहले मैं महेंद्र प्रताप जी की बात को फिनिश कर दूं कि वो लोकसभा के जब चुनाव लड़े थे तो वो भी एक एज थी उनकी, इस एज में वो चुनाव लड़े थे, बिलो 80 वो एज थी और उन्होंने वो चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से लड़ा। और चुनाव खत्म होने के बाद में निश्चित रूप से कार्यकर्ता आशा कर रहे थे कि वो दिखाई देंगे और वो विधानसभा के चुनाव में और नगर निगम में भी आएंगे। लेकिन उनका कोई अपना व्यक्तिगत कारण हो सकता है, लेकिन समय समय पर जब पार्टी को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो अपना सजेशन जरूर देते हैं उसमें। लेकिन उनके बेटे जो हैं विजय प्रताप, वो लगातार एक्टिव हैं पार्टी में। तो थोड़ा उम्र का भी हो सकता है और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन विजय जी उनकी जगह संभाल रहे हैं। अब बात है विधानसभा उम्मीदवारों की, तो देखिए 6 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। नीरज शर्मा जी ने लड़ा, विजय प्रताप जी ने लड़ा, लखन सिंगला जी ने लड़ा और रोहित नागर जी ने। और मुझे लखन सिंगला और थोड़ा विजय प्रताप के अलावा आपके चारों कैंडिडेट कहीं दिखाई नहीं पड़े। नहीं देखिए पृथ्ला को तो छोड़ दीजिए, देखिए पृथ्ला तो छोड़ दीजिए, उसमें तो वहाँ पे हमारे पास नगर निगम का एक ही वार्ड, एक ही वार्ड और विधायक, उस एक वार्ड में उन्होंने मेहनत भी करी और वो विधायक भी हैं जी। अब बात करते हैं देखिए नीरज शर्मा जी की। तो निश्चित रूप से देखिए नीरज शर्मा जी ने अपने नगर निगम के चुनाव में बहुत मेहनत करी, लेकिन जो लोकल इलेक्शन होता है वो सेंटिमेंटल इलेक्शन बन जाता है। नगर निगम का इलेक्शन ऐसा है जो कई बार पार्टी विशेष से हटके चेहरे पे चुनाव आ जाता है। तो लोग जो है इस चुनाव के अंदर, नहीं निश्चित रूप से मेहनत हुई, कुछ लोगों की सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है, कई बार हमारी ज़्यादा हो जाती है, विजय भाई साहब की हो जाती है, कई बार नीरज जी की कम हो जाती है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं कि वो एक्टिव नहीं थे। उन्होंने पूर्ण रूप से अपने सारे उम्मीदवारों को चुनाव भी लड़ा। मतलब लोकल चुनाव जो होता है वो लोकल मुद्दों पे होता है, लोकल मुद्दों पे था। एक गालिब का शेर है जी कि दिल बहलाने के लिए गालिब सारे ख्याल अच्छे हैं। जी। जब देश का चुनाव हो रहा है तो मोदी लहर चल रही है जी, क्या करें साहब, कोई मान नहीं रहा। जी। जब लोकल चुनाव चल रहा है तो लोकल चुनाव में साहब लोकल मुद्दे हैं, मान नहीं रहा। और जब स्टेट के चुनाव होंगे तो सर ये दीपेंद्र हुड्डा का कैंडिडेट था, यहाँ शैलजा जी मदद नहीं कर रही थी, यहाँ शैलजा का कैंडिडेट था, यहाँ हुड्डा जी मदद नहीं कर रहे थे। नहीं, हमारा तो ऐसा विश्लेषण नहीं है। हमारे चुनाव में तो देखिए चाहे शैलजा जी के लोग हों, चाहे हुड्डा साहब के हों, चाहे रणदीप जी के हों, चाहे कैप्टन अजय जी के हों, चाहे किरण जी के हों, जब तक तो वो भी यहीं थी, तो सभी लोगों ने हमारी तो मदद करी है। विधानसभा चुनाव में चली गई थी वो। हाँ, मतलब फिर भी उनके लोगों ने कभी विरोध नहीं करा था उस समय भी, जो उनके 2-4 लोग थे यहाँ पे। अब तो वो चली गई, ठीक है। और हमारे चुनाव में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा किसी ने विरोध कराओ, हमारे साथ तो सभी लोग थे, हमने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं करा। तो मैं उस पूर्ण रूप से उस बात को तो खारिज करता हूँ। अब बात रही कि भाई कैंडिडेटों ने, सभी कैंडिडेटों ने अपने अपने स्तर पे बहुत मेहनत करी, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, वो ये कि विधानसभा, लोकसभा का चुनाव हारे, फिर विधानसभा का हारे, तो मनोबल लगातार गिरने की तरफ था सभी का, कार्यकर्ताओं का भी, कैंडिडेट्स का भी। तो पार्षद का चुनाव ऐसा था जिसके अंदर जितनी मेहनत हो सकती थी सभी ने अपनी तरफ से करी। हमने 27-28 जनसभाएं हमने अपनी विधानसभा में करी। उदय भान जी को हमने उसमें बुलाया और आफ्ताब अहमद हमारे प्रभारी थे, उनको बुलाया। हमने अपने सभी पार्षद उम्मीदवारों की 5-5, 7-7 जनसभाएं करवाई। जो यहाँ से मेयर के कैंडिडेट थी उनकी जनसभाएं करवाई। तो हमने तो अपने विधानसभा में कोई कमी नहीं छोड़ी, और मुझे लगता है बाकियों ने भी नहीं छोड़ी। कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं 19, कहीं 19-20, परिवार के अंदर ये चलता है, बस इतनी सी बात है। जो फरीदाबाद 89 का अगर उठाएं, वहाँ की जो समस्या में पिछले दिनों
मुझे कुछ लोगों ने फोटोज भेजे थे वहाँ के नगर निगम के चुनाव के बाद में, और आपके जो मंत्री हैं वो लोकल बॉडी मिनिस्टर भी हैं जी, आपके फादर भी पार्षद भी रहे हैं जी, यानी कि लोकल राजनीति और स्टेट वाली भी और सारी राजनीति में ध्यान रहता ही है। फरीदाबाद के अंदर आपको लगता है कि 1 साल के अंदर, जी, मैं सरकार का नहीं कह रहा, सरकार ने कहा क्या कांग्रेस कोई मुद्दे उठाने में कामयाब हुई कि ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए था पूरे 1 साल के अंदर? देखिए हमारी जो विधानसभा है फरीदाबाद 89, मैं आपको उसका एक ज्योग्राफिकल सिस्टम बता दूं। उस विधानसभा के अंदर 5 ही मुद्दे हैं। बेसिक अमेनिटीज के मुद्दे हैं। वो सारा सेक्टर की विधानसभा है। सेक्टर 19 से शुरू होती है, सेक्टर 4 पे खत्म हो जाती है। सिर्फ 4 गांव हैं छोटे छोटे, वो भी गांव नगर निगम में जी, 17 कॉलोनी है और 12 स्लम एरियाज हैं। तो बेसिकली 4 मुद्दे हैं। जो मैंने बताया वो सेक्टर 9 का इशू बता रहा हूँ आपको मैं। सेक्टर 9 का आपने बेसिक कम्युनिटीज का ही है। गंदगी के ढेर, कूड़ा वहां पर सारा, लोगों के लिए रास्ता निकलने का नहीं, देखिए बिना बारिश के जल भराव। देखिए बेसिकली क्या है, बीजेपी को एक व्यक्ति विशेष के नाम का बड़ा घमंड हो चुका है, और ये लोगों की देन भी समझ लीजिए, लोगों की वजह से भी है, और उसी वजह से विकास कार्य रुक चुके हैं। अब हम लोग, जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, पार्टी से अलग हटके, हम लोग विकास के मुद्दों से अलग हटके दूसरे सेंटिमेंट पे चल चुके हैं, और विकास के मुद्दों की बात को इग्नोर करने लगी है, और उसको इग्नोर करने की वजह से लगातार गलत चुनाव हो रहे हैं लोगों के। अब होता क्या है कि बीजेपी को ये है कि हम किसी को भी खड़ा कर रहे हैं तो वो जीते। अगर किसी को भी खड़ा करने से जीतते हैं तो 5 साल में उस व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड 0 हो जाता है। नरेंद्र गुप्ता 5 साल विधायक रहे, उन्होंने जो भी काम करा वो 0 पे आके खड़ा हो गया उनकी टिकट कटने से। बिल्कुल। पिछली बार विपुल गोयल जी ने अगर 2014 से 19 तक कुछ किया होगा तो वो उनकी टिकट कटने से 0 हो गया। अब ये 24 से 29 तक रहेंगे, मान लीजिए अगली बार इन्हें नहीं मिलेगी तो इनका करा हुआ काम 0 हो जाएगा। कांग्रेस क्यों नहीं समझा पाती कुछ? नहीं देखिए, कांग्रेस के पास अनेकों, आपने कहा कि बीजेपी को घमंड हो गया एक चेहरे पर। हाँ। मोदी का चेहरा हो गया उनके पास, मान लीजिए उसी पे घमंड हो गया। बिल्कुल। कांग्रेस भी तो बता सकती है। अभी आपने कहा कि लोग विकास को भूल गए, हाँ, तो आप जनता को आप याद तो करा सकते हो कि ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, इन पे भी तो काम हो। देखिए अब एक समय आ चुका है, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे। देखिए एक समय आ चुका है सर, जिसमें अब सिविल सोसाइटीज की क्रांति आएगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर पार्टी लेवल पे हम लोग तो कर ही रहे हैं, पार्टी लेवल पे जो काम हो रहा है उससे ज्यादा जनता अंदर ही अंदर जो है खुद सिविल, मतलब राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जेन ज़ी जागेगा, और जेन ज़ी कह रहा है कि सिविल सोसाइटी जागेगी। मैं वही बात पे आ रहा हूँ। आज की जो सिविल सोसाइटीज है वो सारी जेन ज़ी उनको कवर कर चुकी हैं। मैं आपको आज क्लियर बता रहा हूँ, यंग जनरेशन के, चाहे वो रोटरीज हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स की संस्थाएं हो, चाहे वो क्लीनलीनेस की सोसाइटीज हो, जितनी भी यूथ की विंग है वो सारी की सारी आज सारी संस्थाओं को टेक ओवर कर चुकी है। आपने पीछे देखा जैसे कुत्तों का जो डॉग्स का और पेट्स के लेके जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसको लेके बड़ा आक्रोश था जी युवाओं में, और उसको लेके युवाओं ने खुद कैंडल मार्च, खुद प्रोटेस्ट किए थे। तो वो दिन दूर नहीं है जो इस गंदगी को लेके, मूलभूत सुविधाओं को लेके, पानी, सीवर, सड़क, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लीनलीनेस को लेके यहाँ की युवा पीढ़ी सड़कों पे उतरेगी। कांग्रेस अपना काम कर रही है और करेगी पूर्ण रूप से, लेकिन लोगों के अंदर खुद एक क्रांति आने वाली है कि बहुत हो चुका, क्योंकि इस बात को नई जनरेशन समझ रही है कि हम लोग अब सेंटिमेंट से, डेवलपमेंट की बात ना करके, एम्प्लॉयमेंट की बात ना करके, बेसिक कम्युनिटीज की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब आप इंतजार कर रहे हो कि एक दिन सिविल सोसाइटी जागेगी। हो चुका है, सिविल सोसाइटी जागेगी तो जैसे सिविल सोसाइटी 2014 में लूट के ले गई थी हमसे। नहीं देखिए, हो चुका था। सामाजिक संगठन संस्थाएं ऑलरेडी इनके खिलाफ खड़ी हो रही है। वही कह रहा हूं, वो संगठन जागेंगे, आप इंतजार करोगे। नहीं देखिए, अब हम सामाजिक संगठनों के साथ अगर काम करते हैं तो उसमें ये छाप लगती है कि कांग्रेस वाले इनको प्रवोक कर रहे हैं। आपको किसने रोका? नहीं, कांग्रेस अपना काम करेगी। आपको किसने रोका? नितिन सिंगला को किसने रोका कि आप सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ करके हम ना? बीजेपी की एक मीटिंग मैंने ऑब्जर्व की बड़े दूर से, ठीक है, उसके अंदर वो कह रहे थे, उनके जो लीडरशिप थी वो कह रहे थे कि आपके कितने सोशल संगठनों में आपका वर्चस्व है, कितने सामाजिक संगठनों में आप जाते हैं, कितने धार्मिक संगठनों में आपका प्रतिनिधित्व है, कौन आपका जो मंडल अध्यक्ष है जो सोशल सोसाइटी की मीटिंगों में हिस्सा लेता है। आप ये कह रहे हो कि अगर हम जाएंगे तो नहीं, जाते हर जगह, जाते हर जगह है। इसी तरीके से इस फरीदाबाद 89 और फरीदाबाद शहर की 53 संस्थाओं का मैं सदस्य हूँ, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पेट्स की संस्थाएं हो, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम्स की संस्थाएं हो, चाहे वो सोशल संस्थाएं हो। ऐसी 53 संस्थाओं का मैं सदस्य हूँ। किसी का उपप्रधान भी हूँ, किसी का ट्रेजरर भी हूँ, लेकिन वहां हम पार्टी सेंटिमेंट से अलग हटके लोगों की जांच कर रहे हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है। लोग खुद बकवास करनी शुरू कर चुके हैं कि ये पार्टी बकवास कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है।
लोगों के मुंह से बात निकलनी शुरू हो गई है कि काम नहीं हो रहा, 13 महीने निकल चुके हैं, ना तो हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है, ना सड़क में, ना पानी में, ना सीवर में, गंदगी। आपने तो सिर्फ सेक्टर 9 की बात करी है। आप फरीदाबाद से लेके, आप खुद पलवल से आते हैं सर, आप जितनी भी नेशनल हाईवे की रोड्स हैं, जितनी भी स्टेट हाईवे की रोड्स हैं, जितनी भी सेक्टर्स की बड़ी रोड है, चाहे आपका सेक्टर 2 पलवल हो, चाहे हमारा सेक्टर 9 हो, आप कहीं भी चले जाइए, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें प्राइवेट लोगों ने मंथली फिक्स करके, प्राइवेट कूड़ा जो घरों से उठ रहा है, उस कूड़े को एक खत्ता बना के वहां फेंक दिया जाता है और वो मंथली नगर निगम के अधिकारियों को दी जाती है ताकि वो उन्हें तंग ना करें, उस कूड़े को वहां फेंकने दें। ये किसकी लापरवाही है? ये सरकार की लापरवाही है। अभी पीछे हमारे पार्षद रहे हैं, निर्दलीय पार्षद है गोल्डी बरेजा, उनकी मदर है नीलम बरेजा पार्षद है। उन्होंने अपने वार्ड के अंदर, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, 3 खत्ते खत्म कराने का मुद्दा उठाया और तीनों खत्तों को खत्म उन्होंने करा लिया। लेकिन लास्ट के दिन जिन खत्तों से एनजीटी के ऑर्डर्स हैं कि इस समय ओपन सड़कों पे कहीं पे कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, उसके बावजूद प्राइवेट रेहड़ियों के अंदर 12 रेहड़ियां 3 ट्रॉली कूड़ा भर के खड़ी हुई थी उसी खत्ते पे, जो खत्ता ज्वाइंट कमिश्नर ने और पुलिस ने कंबाइंड मीटिंग करके खत्म करा कि यहीं कूड़ा फेंक दो। तो गोल्डी बरेजा उस पर आग बबूले हो गए। तो सरकार की विफलताएं हैं। तो जब ऐसे सामाजिक संगठन, अब उनके साथ लोग खड़े थे, वो निर्दलीय पार्षद है, चुनाव जीते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लोगों का सेंटिमेंट इनके खिलाफ है। धीरे धीरे वो लोग अपने आप इस चीज के साथ जुड़ रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि वो दिन आएगा कि सोसाइटी के लोग उठेंगे, अपनी समस्याओं को लेकर के एजिटेशन करेंगे, प्रदर्शन इसका करेंगे? एक प्रारूप है सर, देखिए मेरी बात समझिए। पहले सोसाइटी के लोग एक मौका देते हैं प्रतिनिधि को, चुने हुए को। जब प्रतिनिधि काम नहीं करता तब वो कांग्रेस के पास जाते हैं, विपक्ष के पास। अभी हम उनको ये मौका दे रहे हैं कि आप अपने काम के लिए जाइए। मतलब आप ये वेट कर रहे हो कि वो आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं, वहां से काम करवा लें। आप तो जाओगे नहीं अगर उनके काम, पास? हम तो जा ही रहे हैं। अच्छा। अगर उनके काम नहीं होंगे तब लोगों का ये विरोध होगा कि हमने इनको वोट भी दिया और काम भी नहीं हुआ। चलो, अभी आपने कहा कि एक तो आपने जोड़ा बात मुझे कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार की विफलता, बिल्कुल। और दूसरा आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठनों से जुड़े हुए हैं। हाँ, नितिन सिंगला भी जुड़े हुए हैं। काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारी पार्टी में। देखिए, सुमित गौड़ जी हैं, मैं हूं, हमारी पार्टी में गौरव चौधरी हैं, हमारे यहाँ तरुण तेवतिया हैं, हमारे यहाँ मुनेश शर्मा हैं। फरीदाबाद 89 व्यक्तिगत रूप से भेंट चढ़ चुका है राजनीतिक ईगो का। मेरी बात समझ लीजिए, राजनीतिक ईगो का भेंट चढ़ चुका है। यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पा रहे। यहाँ हो, तिगांव हो, बल्लभगढ़ हो। किस में ईगो आ गई? नहीं, ईगो कार्यकर्ताओं के मन में भी आ गई जिन्होंने लोगों से वोट मांगा जाके, भारतीय जनता पार्टी। एग्जैक्टली। जिस समय वोट मांगा उस समय तो एक व्यक्ति के लिए, देश के नाम के लिए और डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग लिया कि आप उन्हें वोट दीजिए, ये होगा, गरीबों को ये उत्थान मिलेंगे, महिलाओं को 1100 रुपए मिलेंगे। आज कहाँ तो वो 1100 रुपए उन गरीबों के लिए जो स्लम बस्ती में रह रहे हैं। कहाँ वो लोन, जिन लोगों को लोन दिए गए उन्हीं को उजाड़ा जा रहा है, उनके लोन खत्म कर दिए गए। कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव के समय नीति कुछ और होती है, चुनाव जीत जाने के बाद में शक्ल का रंग कुछ और होता है। इस समय वो कार्यकर्ता गायब हैं जो बस्ता लेके कॉलोनियों में घूमे थे चुनाव के समय में। आज वो कॉलोनी छोड़ के गायब हो चुके हैं। वो मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनके शीर्ष नेता उनके फोन नहीं उठा पा रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को ये ईगो हो गया कि 5 साल गायब हो जाओ बाजार में से, एक व्यक्ति का 5 साल बाद नाम लेंगे, दोबारा चुनाव जीत जाएंगे। तो काम कराने की जरूरत क्या है? पानी के, सड़क के, सीवर के, ट्यूबलाइट के, किसी भी तरीके के काम। मतलब एक नाम के आगे सब कुछ बोना हो गया। सब कुछ बोना हो गया और विकास खत्म हो गया। लोग ये कहते हैं जी, मेरी बहुत लोगों से बात होती है जी, खासकर उन एरियाज में भी कि जहां पर कांग्रेस ने बहुत क्लोज फाइट दी और जहां कांग्रेस पिछड़ भी गई। बिल्कुल। एक बात तो आती है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही बहुत है, किसी की कोई जरूरत नहीं है हराने की। मैं बिना नाम लिए बताऊंगा आपको, लोकसभा चुनाव था, जो लोग लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला उनको, अगर कोई भी लोग थे, तो फिर वो महेंद्र प्रताप अकेले रह गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ। जो विधानसभा का चुनाव जो लोग लड़ रहे थे, उनको अगर टिकट मिल गया तो उनके जो ग्रुप के लोग थे खासकर, बस वहीं तक रह गए। उसके बाद जो दायरा था वो खाली हो गया। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। नहीं, देखिए ये बात गलत है। आप बताइए, लोकसभा के चुनाव में महेंद्र प्रताप जी के सामने किसने वोट टिकट मांगी? वो आप अंतर्मन में झांक के देखिएगा कि अंतर्मन नहीं है, स्पष्ट बता देता हूं, कोई इसमें छुपाव नहीं है। चौधरी करण सिंह दलाल जी ने टिकट मांगा, चौधरी करण सिंह दलाल जी ने खुल के उनके लिए वोट मांगी, बाद में टिकट नहीं मिली, जनसभाएं करवाई। 17 ऐसी मीटिंग्स हैं, पब्लिक मीटिंग, जिनकी मेरे पास फोटो वीडियोस है, जो उन्होंने महेंद्र प्रताप जी की कराई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, होटल के अंदर प्रोग्राम हुआ इतना बड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो उनके सामने जिन्होंने टिकट मांगी उन्होंने खुल के मदद करी। कांग्रेस की कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति। सबसे बड़े मुख्य दावेदार 2 ही थे, महेंद्र प्रताप जी और करण सिंह दलाल जी। कोई पार्टी में गुटबाजी की आज तक वो नहीं आई। दिन सवेर 2 दिन 4 दिन लगे, हाँ,
किसी की टिकट नहीं मिलती है तो उसको 2 दिन 3 दिन ठेस पहुंचती है। महेंद्र प्रताप जी एक बार गए, उसी समय दलाल साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया कि आप हमारे सीनियर नेता हो, हम आपके घर घर वोट मांगेंगे, और मांगी उन्होंने। इसी तरीके से विधानसभा के चुनाव पे आप आइए, विधानसभा के चुनाव में कोई ऐसा दिन नहीं था जो, जैसे मान लीजिए आप लखन कुमार सिंगला जी की बात करते हैं, कांग्रेस की टिकट उन्हें मिली और जो उनके सामने नहीं मिली, हर वो व्यक्ति उनके मंच पे था। मैं आपको उसकी फोटो वीडियो सब साथ थे, सब साथ थे, किसी ने कोई विरोध नहीं, कोई किसी से शिकायत नहीं है आपको? कोई किसी से शिकायत नहीं है, सबने मदद करी अपने स्तर पे, किसी ने कम करी, किसी ने ज्यादा करी, लेकिन किसी ने पीछे से नुकसान नहीं करा। 1-2 लोग तो देखो हैं ऐसे जो किसी भावना से बह गए थे, लेकिन हर आदमी, अब 100 में से 99-98 की जिम्मेवारी ली जा सकती है, सबकी तो ली नहीं जा सकती। तो 1-2 ऐसे होते हैं, और वो 1-2 ऐसे लोग हैं भी, वो हर पार्टी में। मैं तो विधानसभा चुनाव में भी कई एरिया कवर किए थे, और विधानसभा चुनाव के बाद की रिपोर्टिंग से लोगों से होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं, और कांग्रेस से खुद भी कहते हैं लोग जी, कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के लोग ही बहुत हैं, बस सिर्फ इतना जरूर है कि आप डाल दोगे, मैंने कहा ना अभी, कभी डाल दोगे आप जो लोकल मुद्दे हैं, नहीं नगर निगम के, स्टेट का चुनाव है तो आपस में, चलो आप कह रहे हो नहीं कह रहे, मैं तो आपकी बात मान लूंगा कि चलो नहीं कह रहे। देखिए बीजेपी का एक नैरेटिव है, समझिए आप, मीडिया को वो नैरेटिव दे दिया जाता है कि आपने देश के अंदर क्या सेंटिमेंट चलाना है, फिर आपने प्रदेश में क्या सेंटिमेंट चलाना है, फिर कांग्रेस को बांटने के लिए क्या सेंटिमेंट चलाना है, क्या आपको नैरेटिव सेट करना है। तो ये बीजेपी का बनाया वो प्रोपोगंडा है कि स्टेट में इनकी बन नहीं रही, वो अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। मैं आपको इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूं कि हमारी लोकसभा चुनाव में ना तो कोई ऐसा उम्मीदवार, ना तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने महेंद्र प्रताप जी का विरोध। आप मुझे बताओ, भरे चुनाव के अंदर कुमारी शैलजा की FIR तक हुई, इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं देखिए, उसके भरा चुनाव चल रहा था, भरे चुनाव के दौरान में चुनाव के कई नॉमिनेशन हो रहे थे, एक दूसरे का विरोध इतना ज्यादा था कि FIR करवानी पड़ी, और सोशल सोसाइटी के लोग ही आए थे। नहीं देखिए, ऐसा है, मैं उस पर नहीं जा सकता क्योंकि वो चीज़ मेरे ज्ञान में नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कांग्रेस के हर लीडर ने कांग्रेस की मदद करी, जब भी 37 विधायक चुनाव जीत के आए हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट करा हुआ बीजेपी का। 67 आने थे, 37 आए। नहीं ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ ना, वोट चोरी है। 22,000 वोटों से तो हम पूरे प्रदेश में रह गए सरकार बनाने से। आप भी कह रहे हो 25 लाख की चोरी हुई है। आप कहते हो कि 22,000 वोटों से, हाँ, बीजेपी कहती है 22,000 वोट हमारे ज्यादा आते तो हमारे MLA से 10 और बढ़ जाते। बीजेपी ने तो चोरी किए हैं, और ये बात जब कोर्ट के अंदर डिसीजन होगा, इन सभी 17-18 उम्मीदवारों का जब पता लगेगा। अच्छा, क्या उम्मीद है कि क्या कोर्ट से के अंदर जो डिसीजन आप बता रहे हो, 15, 16, 18 जितने भी सीटें आप बता रहे हो, क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से कोर्ट न्याय करेगी और सही के साथ कोर्ट खड़ा होगा, चाहे वो हमें चाहे दूसरा है। चलिए, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है। नितिन सिंगला जिन्हें दावेदारी कर रहे थे बीजेपी क्या गया, नितिन सिंगला दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की। हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष आप का मन भी था या जो भी था, बड़ी चर्चा थी कि आपकी दावेदारी थी, वो दावेदारी पूरी नहीं हुई। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, मैं पूर्व में जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का था। हमारे यहाँ 35 साल की उम्र तक आप यूथ कांग्रेस में रह सकते हैं, उसके बाद में आपको सीनियर कांग्रेस में जाना होता है। तो मेरा समय पूर्ण हो चुका था यूथ कांग्रेस का, और मैंने निश्चित रूप से अपने पार्टी के सीनियर लीडरों से, अपने मेंटर्स से, उनसे डिस्कस करके फॉर्म अप्लाई किया, और मैंने अपनी दावेदारी पेश करी। पार्टी ने नहीं दिया वो मौका, पार्टी कुछ और मौका देगी, हम उस दायित्व को निभाएंगे। पलवल का जिलाध्यक्ष बनना चाहते थे उदय भान जी के बेटे। अच्छा जी। जब बात चली फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष 2 की थी, तो पृथला का जिलाध्यक्ष बनना चाहते थे, यानी कि जो फरीदाबाद बीजेपी ने तो 2 बना रखे हैं, तो एक बार मुझे लगा था कांग्रेस में भी शायद 2 बन रहे हैं। यूथ के 2 बन रहे थे, लेकिन बड़ी कांग्रेस के 2 नहीं बन पाए। एक बार थी चर्चा, जनरल के 2 बनेंगे। तो रघुवीर सिंह तेवतिया के बेटे कैंडिडेट थे, तरुण तेवतिया। नहीं, इधर फरीदाबाद की बात थी तो लखन सिंगला के बेटे भी चाह रहे थे कि जिलाध्यक्ष बने। आपका सवाल क्या है इसमें? आखिर कार्यकर्ताओं को आगे लाओगे तो मुझे लगता है उससे ज्यादा पावर नहीं बनेगी। अब आप देखिए ना, टिकट भी आपको चाहिए, पद भी आपको चाहिए, जिलाध्यक्ष भी आप बनेंगे, और आप फिर कहेंगे कि लोगों के लिए, दूसरी पार्टी के लिए एक चेहरा बन जाता है। देखिए, ऐसा है, पलवल, अब आपने कहा कार्यकर्ताओं को आगे लाएंगे, पलवल से सिर्फ 3 लोगों ने फॉर्म भरा, सिर्फ 3 लोगों ने, देवेश कुमार, फिरोज ओसवाल और नेत्रपाल, जो अभी बने हैं। ठीक है, फॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने भरा था, सिर्फ 3 ओनली नॉलेज थी जो। नहीं, सिर्फ 3 जी। व्यक्तिगत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बीके हरिप्रसाद जी का ये बयान है, ठीक है, कि पूरे हरियाणा में पलवल ऐसा जिला जिसमें 3 लोगों ने वो दिया है, फॉर्म भरे। तो कार्यकर्ताओं को किसी ने मना नहीं करा फॉर्म भरने से। कार्यकर्ता सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म था। सिर्फ कार्यकर्ता कांग्रेस के ही नहीं, जो कांग्रेस का सदस्य है, जिसके पास कांग्रेस की सदस्यता है, वो हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता था।
2 साल पुरानी सदस्यता होनी चाहिए, तो किसी ने किसी को नहीं रोका। अब आपने कहा कार्यकर्ताओं को, फरीदाबाद की बात करते हैं। पहली बात तो तरुण तेवतिया ने कोई फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करा, ये झूठी बात। वो तो उस टाइम जिलाध्यक्ष वाला बात शायद ये कैंसिल हो गई थी ना कि फरीदाबाद का नहीं बनेगा। जब बात थी तो उस टाइम जरूर ये बात चली थी नहीं अगर फरीदाबाद पहले दिन जब रूरल बनता है। नहीं, मानिकम टैगोर आए थे और उन्होंने पहले दिन क्लियर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं हमारे यहाँ से एक ही जिलाध्यक्ष बने। ठीक है, ये सब र्यूमर्स है। उसमें तरुण तेवतिया ने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करा जिलाध्यक्ष के लिए, पहली बार। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 54 लोगों ने फरीदाबाद से अप्लाई करा है सर जी। 54 लोगों ने। वो 54 के 54 लोग किसी उम्मीदवार के बच्चे तो हो नहीं सकते। आप इतना तो समझ रहे हैं। 6 उम्मीदवार हैं, 6 उम्मीदवारों के एक बच्चे तो हो सकते हैं जिनने अप्लाई करा होगा। ठीक बात है। बाकी के 48 तो कार्यकर्ता ही थे। तो 48 लोग कौन थे जिन्होंने फॉर्म भरे थे? ये तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी किसको बनाएगा। पार्टी में इसके लिए कोई लॉबिंग नहीं है। अगर लॉबिंग होती तो वहां से देवेश कुमार बनते, नेत्रपाल जैसे कार्यकर्ता क्यों बने? लॉबिंग होती तो यहाँ से नितिन सिंगला बनते या तरुण तेवतिया अगर अप्लाई करते तो वो बनते। इसमें लॉबिंग नहीं है, ये राहुल गांधी की पॉलिसी है। जो सर्वे के आधार पे था, राहुल गांधी जी ने वो फैसला लिया निश्चित रूप से। चलिए, नितिन सिंगला अगली क्या भूमिका देखते हैं फरीदाबाद के अंदर? अपनी अंतिम सवाल पे आप पे आ रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से 2029 में विधानसभा के चुनाव के लिए बड़ी पुरजोर तरीके से तैयारी चल रही है। लखन सिंगला या नितिन सिंगला? नहीं, लखन सिंगला जी। देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है जी। ये तो पार्टी अप्लाई आप भी करेंगे या केवल फादर साहब ही करेंगे? नहीं, ये पार्टी का फैसला है। जो पार्टी का वो होगा, कैंडिडेट होगा, वो पार्टी का जो कैंडिडेट होगा, उसमें अप्लाई की कोई बात नहीं है। पार्टी एक सर्वे कराती है, उस सर्वे के आधार पे जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उसी से फॉर्म भरवाया जाता है। 2 या 3 लोगों के भरे जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें इस तरीके से नहीं है कि हर व्यक्ति जाके अपना फॉर्म अप्लाई करे। और निश्चित रूप से लखन कुमार सिंगला जी को आज 35 वर्ष हो गए हैं कांग्रेस में, और राजनीति करते करते और जनसेवा करते हुए, लोगों के दुख सुख में शामिल होते हुए 2029 तक ये सरकार इतनी विफल हो चुकी होगी। लोगों के अंदर एक जागृति लानी है, लोगों के अंदर एक क्रांति लानी है। जो मैं पहले आपसे बात कह रहा था, वॉलंटरली लोगों को ये समझ में आने लग जाएगा कि हमारा फैसला गलत था। उस फैसले को हमें उनके दिल के अंदर एक लौ जगानी है, वो लौ हम जगाएंगे। और उस लौ को जगाने के बाद में 29 में निश्चित रूप से कांग्रेस का यहाँ लोगों के मन में ये लौ भी जगाओगे अगर अगले 5 साल में दूसरी पार्टी का चेहरा बदल जाए तो भी वो पुराने चेहरे को ध्यान रखें? देखिए, जो सक्रिय होगा, जो लोगों के दुख सुख में शामिल होगा, जो लोगों की सहायता करेगा, लोगों के थाने तहसील में मदद करेगा, नगर निगम में मदद करेगा, वही लोगों का जनसेवक रहेगा। लोगों को जनसेवक की जरूरत है। हमारी विधानसभा इस तरीके की नहीं है जिसमें लोगों को किसी से लोभ लालच हो। सभी यहाँ पे मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास लोग, ड्यूटी करने वाले लोग और अपने व्यापार वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग। हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है बीजेपी का, 1 साल हो चुका। भाई, विधायकों का तो चल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि कब खत्म होगा। हमने इनके नाम पे झोले उठाए हैं, हमारे काम कब होंगे। जनता ये सोच रही है हम इनकी कोठियों के चक्कर कब तक काटेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं उस आक्रोश का। एक दिन आएगा, मैं आपके माध्यम से आपको उस मौके पे बुलाऊंगा जब फरीदाबाद की 100 से ऊपर सिविल सोसाइटीज 12 सेक्टर में इस सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही होगी। और जब आपको दिखाऊंगा कि मग्गू साहब ये गिनिए, ये संस्था ये है, ये संस्था ये है, और कांग्रेस बिल्कुल आखिरी स्तर पे खड़ी है। ये कांग्रेस के खड़े करे हुए लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो खुद इस जनता से दुखी आ चुके हैं। यानी कि वही पुराना कांग्रेस आप जगाना चाह रहे हो वापस। जो देखिए, आज देश में और प्रदेश में और जिले में जो राजनीति हो गई है वो सेंटिमेंट की हो गई है। डेवलपमेंट की होती तो कांग्रेस से ज्यादा काम किसी ने नहीं करे। आज इन लोगों पे मेट्रो बल्लमगढ़ से आगे नहीं बढ़ाई गई। 3 बार प्रधानमंत्री बोल के चले गए। अब तो बोल गए पलवल तक डीपीआर। देखते हैं कि कौन से जन्म में आएगी हमारा, जब तक हमारा आपका जीवन बचेगा नहीं बचेगा जब तक। कई सालों से चुन रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने तो यहाँ से गुड़गांव तक भी बिछा दी थी। हम तो जाते हैं, हमें तो एक भी पिलर आज तक मिला नहीं है। तो ये जो झूठ की दुकान है वो तो भाजपा चला रही है, और वो झूठ की दुकान कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी, वो जनता को देखना है। तो निश्चित रूप से इसका फैसला 29 तक होगा। और मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आज 37 है, हमारे 73 विधायक होंगे 2029 में कांग्रेस के। तो नितिन सिंगला भी सिविल सोसाइटी के साथ में तैयार मिलेंगे? बिल्कुल खड़ा मिलेंगे। तो ये नितिन सिंगला जो बता रहे थे कि आने वाला जो समय है, ये कह रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी को जेएनजी पर बड़ा भरोसा है, और नितिन सिंगला कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया जब सिविल सोसाइटी खुद जाग जाएंगी और खुद जवाब देंगी सरकार को, और कह रहे हैं कि हम पिछले पायदान पे खड़े होकर के वहां से आगे आएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नितिन सिंगला जी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।